हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्कल 9265 में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12th हिंदी बुक जिसका नाम है दिगंत भाग 2। इस बुक से करीबन हमारे पास 100 मार्क्स क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, इस 100 मार्क्स को आज मैं इस वीडियो में चैप्टर बाय चैप्टर करके पार्ट बाय पार्ट करके मैं आज कंप्लीट करूँगा। ठीक है, आज इस पार्ट में मैं बात करूँगा, देखता हूँ कि इस बुक में कितने चैप्टर है, कितने सिलेबस दिए गए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास टोटल जो बुक को तीन भागों में बांटा गया। एक क्या है, गद्यखंड है। ठीक है, क्या है, गद्यखंड है। दूसरा हमारा काव्यखंड है और तीसरा हमारा परिपूर्ति है। ठीक है, तो गद्यखंड में हमारा क्या आता है कि पहला चैप्टर हमारा बातचीत है। फर्स्ट चैप्टर क्या है, बातचीत है। और दूसरा क्या है, उसने कहा था। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 13 चैप्टर है, जो कि 13 चैप्टर हमारा गद्यखंड में चला जाता है और 13 चैप्टर हमारा काव्यखंड में चला जाता है। ठीक है, काव्यखंड और उसके बाद फिर परिपूर्ति से हमारा क्या है, 3 चैप्टर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये क्या होता है, तो पढ़ने के लिए होता है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इस बुक में क्या करेंगे हम कि तीनों चैप्टरों को तीनों पार्ट बाय पार्ट करके हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में आज मैं बात करूँगा चैप्टर 1, जो कि क्या है, बातचीत। क्या है, बातचीत, जिसके लेखक कौन होते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बालकृष्ण भट्ट, जो कि बातचीत एक चैप्टर है। इस चैप्टर में देखेंगे सबसे पहले कि इसके राइटर के बारे में। ठीक है, इसके लेखक के बारे में कि आखिर जो हमारा जो चैप्टर क्या है, बातचीत जो हमारा जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है, बालकृष्ण भट्ट। तो इस चैप्टर में आज मैं बात करूंगा कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो चैप्टर जो लिखा गया है उस चैप्टर के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि इस चैप्टर के जो राइटर बालकृष्ण भट्ट जो कवि जो हैं, इनके बारे में पहले देख लेते हैं क्या है, किस तरह का उनका जन्म हुआ था, निधन कब हुआ, उसका निवास स्थान कहाँ था, माता पिता का नाम, शिक्षा, वृत्ति, ये सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में उस बुक के बीच से, उस कहानी के बीच से क्वेश्चन पूछने के साथ साथ क्या करता है, उस चैप्टर के कवि के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका जन्म जो होता है, बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म होता है 23 जून 1844 ईस्वी में होता है। ठीक है, इनका जन्म कब होता है, 23 जून 1844 ईस्वी में। निधन इनका होता है 20 जुलाई 1914 में। ठीक है, इसका जो निवास स्थान यानी कि रहने का जो जगह था, ठीक है, ये कहाँ रहते थे, किस मतलब जैसे भारत के किस देश में रहते थे, ठीक है ना, किस जगह में, किस राज्य में रहते थे, तो ये क्या चाहते थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहा करते थे। इनके माता पिता का नाम भी एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, जन्म, मृत्यु, निवास स्थान, ये सभी चीज़ें क्या करता है, तो हमारे एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनके माता का नाम क्या था, पार्वती देवी था। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था, पार्वती देवी, और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट, माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। पिता एक व्यापारी थे। क्या थे पिताजी, एक उनके व्यापारी थे। और माता एक संस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा को जगाई थी। यानी उनके माता जी जो थे, क्या जो थे, संस्कृत एक महिला थे। ठीक है, सुसंस्कृतिक महिला थे। क्या थे, सुसंस्कृतिक महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट को क्या किए थे, तो उन्होंने अध्ययन का एक रुचि, लालसा, उनके मतलब उनके मन में पढ़ने लिखने की भावनाओं को व्यक्त किए थे। और इनके शिक्षा की बात किया जाए तो इन्होंने प्रारंभ में शिक्षा, जो कि प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1967 में 1867 में, ठीक है, 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। यानी शिक्षा की अगर बात किया जाए, इनका एजुकेशन की बात किया जाए, पढ़ाई लिखाई के बारे में कि कहाँ से इन्होंने किस तरीके का ज्ञान को प्रदान किया था, तो इन्होंने शिक्षा में जो थे, प्रारंभ में स्टार्टिंग में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था। ठीक है, और 1867 यानी 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा भी दी थी। अब इनकी वृत्ति कहने का मतलब कि इनका क्या क्या योगदान था, ठीक है, किन किन चीज़ों में इन्होंने काम किया था। तो 1869 से लेके 1857 तक प्रयाग के मिशन स्कूल के में अध्यापक थे। ठीक है, अध्यापन मतलब वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, अध्यापन किए थे, यानी पढ़े थे। 1885 में प्रयाग के CAB, ठीक है,
क्या? CAB। क्या था? CAB। स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किए थे, मतलब क्योंकि इन्होंने 1800 क्या किया था, तो 67 में इन्होंने संस्कृत के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और 2 साल के बाद इन्होंने 1869 से लेकर 1875 तक मिशन स्कूल में अध्यापन का काम किए थे, मतलब वहाँ पे पढ़ाने का भी काम किया करते थे। 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन भी किया था। 1888 में प्रयाग की कायस्थ, ठीक है, पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्ति का भी इन्होंने काम किया था, यानी कि अध्यापन का भी नियुक्ति इन्होंने हुआ था इनके। किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, मतलब उनका जो स्वभाव ठीक ठाक नहीं था, उग्र स्वभाव था, काफ़ी जल्दी किसी भी चीज़ से क्या होते थे, उब जाते थे, इसके कारण उन्होंने क्या किया, नौकरी को छोड़नी पड़ी। और उसके बाद से लेखन का कार्य भी पर ही निर्भर हो गए थे। इसके बाद क्या किया था इन्होंने, तो इन्होंने इसके बाद फिर लेखन यानी कि राइटिंग का काम, यानी कि लेखक का काम, राइटर का काम, पोएट का काम करना शुरू कर दिए थे। अब इनके बारे में इन सभी चीज़ों पर उतना नहीं, लेकिन ये हम लोग को देखना है रचनात्मक क्रियाएँ, ठीक है, यानी कि कौन कौन सी उनकी रचनाएँ थी, समझिए ना। उसके बाद फिर रचनाएँ, ये सब क्या करते हैं, हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं रचनात्मक सक्रियता कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वृत्तिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक, ठीक है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला, ठीक है, निकालना प्रारंभ किया था। इसे वे 33 वर्ष तक चलाते रहे, ठीक है, इसे वे कितने वर्ष तक, तो 33 वर्ष तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध भी लिखते रहे। 1881 में वे वेदों की युक्तियों समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना भी की थी। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि 1886 में लालसा श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना भी की थी। तो संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना कब की थी, तो 1886 में, ठीक है। कब, किसके द्वारा किया गया था, तो लाला श्रीनिवास दास के, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीवन समीक्षा की, ठीक है। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश यानी संपादक के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किया गया, यानी कि श्याम सुंदर जी ने क्या किया था उनको, तो बालकृष्ण भट्ट जी को तो काशी में जो कि आमंत्रित किया गया, उनको बुलाया गया था। किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए थे। अब बात करते हैं रचनाएं के बारे में, ठीक है, कि भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या था कि उपन्यास के बारे में बात करते हैं। क्या होता है उपन्यास, जो कि उपन्यास क्या था, तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, ठीक है, रसातल यात्रा, ठीक है, रसातल यात्रा, उचित, दक्षिणी, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने उपन्यास में लिखा था, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या, तो नाटक। तो इन्होंने क्या किया था, नाटक भी बहुत सारे इन्होंने लिखे, जैसे हो गया है नाटक में पद्मावती, कृता जुर्नीय, ठीक है, किरातार जुर्नीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, ठीक है, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतितत्व, पंचम, मेघनाद वध, कटम, ये सभी चीज़ क्या करते हैं, इनके द्वारा नाटक में भी लिखा गया था। इस उपन्यास में सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारा 100 अजान एक सुजान, ठीक है, और नूतन ब्रह्मचारी। ये सब क्या करता है कि हमारे सभी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आता है कि नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान किनकी रचनाएं हैं, तो किनकी कहा जाएगा, तो बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं। फिर बात करते हैं कि इनके शिक्षा के बारे में, नहीं क्या, फिर क्या होता है इनका, तो प्रहसन मतलब कि जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बना आदि, इनका क्या था, प्रहसन था। निबंध जो था करीबन 1000 के आसपास निबंध, जिनमें से
100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण रही थी। यानी इन्होंने 1000 के आसपास क्या किया था, तो निबंध लिखा था, जिसमें से 100 से अधिक क्या थे, काफ़ी ज़्यादा उनका मतलब महत्वपूर्ण रहा था, इम्पोर्टेंट रहा था। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित होती है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के हम लोग देख लिया। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 में। उनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 में। ठीक है, उनका रहन मतलब निवास स्थान कहाँ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। सारा क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है, और इन सभी चीज़ों के आप इसे क्या कीजिएगा, तो कॉपी में इसको लिखना है। ठीक है, फिर इनकी मेन जो होती है रचनाएं के बारे में पूछी जाती है कि 100 जान एक सुजान की रचनाएं हैं, नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, जैसे यहाँ पे नीचे में कुछ और दिया हुआ है। ठीक है, कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाओं में एक थे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो थे किस युग के थे, तो आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाओं में एक हैं। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से थे। और बोला जाता है कि बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत हमारा जो चैप्टर है, पार्ट है, उसके लेखक कौन होते हैं, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं, तो बालकृष्ण भट्ट हमारा भारतेंदु युग के कवि होते हैं। इसी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि माने जाते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट हमारा भारतेंदु युग का कवि माना जाता है। ठीक है, वे हिंदी के प्रारंभिक युग में के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रहण हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जन्मधर्मी माने थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट के गद्यकार के बारे में, कि कौन कौन सा चीज़ इनके बारे में गद्य में लिखा गया था। ठीक है, इसमें देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो गद्यकार थे। क्या चीज़ थे, गद्यकार थे। यानी गद्य, जैसे ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है, क्या चीज़ 2 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, एक क्या चीज़ था, गद्य खंड था, एक काव्य खंड था। तो गद्य खंड में हमारा बातचीत चैप्टर आ रहा था बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि बालकृष्ण भट्ट क्या थे, गद्यकार थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ में से संपूर्ण सरोकार, ठीक है, रखने वाले लेखक पत्रकार। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही हैं। लोक व्यवहार में, बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनकी गद्य का कलेवर बन जाती है। वह नवजागर और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतर और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी, ठीक है, शक्तियों के टकराव और संघर्ष रहे। ठीक है, संघर्षहीन जागरूकता गद्य लेखक की नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट कहने का मतलब बालकृष्ण भट्ट जी के लेखक में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तीव्र बनकर उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे। ठीक है, पूरे या अधूरे जो भी थे, उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे थे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विद्या है। निबंध ही क्या थी, उनकी अपनी विद्या है। ठीक है, फिर बात करते हैं, निबंध ही उनकी अपनी विद्या है। फिर बोलता है, जिसमें उनका अभिप्रायपूर्ण स्वदेश लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकाश हुआ है। सामयिकीय समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। किसके ऊपर, तो सामयिकीय, ठीक है, सामयिकीय समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्रता, राजा प्रजा, ठीक है, वह इन सभी चीज़ों पे, सामाजिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा है, जिसमें जैसे भी देख लिए, कृषकों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है,
सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। फिर बोलता है कि विविध मनोभावों और भाषा साहित्य के विषयों पर भी खुलकर लिखा। व्यक्तित्व व्यंजक, आत्मप्रसंग, कला निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया। देखिए, यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ने निबंधकार के रूप में उन्हें के मतलब कि बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में उनको रखा गया था। यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है, परंतु निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया बालकृष्ण भट्ट के। अब हम बात करेंगे इसके चैप्टर के बारे में।